मैं हूँ जितेंद्र। ये 7 खूंखार कैदी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं थे। इन पर रेप, शोषण, मर्डर और इससे भी घिनौने अपराध थे। जिस जेल में सजा काट रहे थे उसके बारे में कहा जाता था कि ये इस एरिया की सबसे सिक्योर जेल है। वास्तव में यहाँ से भागने की घटना कभी नहीं हुई थी। यही रीजन है कि जेलर भी मानते थे भागना नामुमकिन है। फिर आया वह दिन जिसने इसके इतिहास को बदल कर रख दिया। ये जेल था यूएस के टेक्सास राज्य में, इसलिए इन 7 कैदियों को नाम दिया गया टेक्सास 7। Texas 7. 7 men who escaped a South Texas prison on New Year's Eve in 2000. Texas 7 final prison escapees still. The 7 escapees on December 13th, 2000, the prison escapes in Texas history. It's Texas 7, a group of Texas 7 prisoners. December 13th of 2000, Texas 7. Texas 7 gang in December 2000. Texas 7. स्टोरी की शुरुआत हुई अगस्त साल 2000 से। यह है देश अमेरिका के दक्षिण में है टेक्सास राज्य। यहीं पर है जॉन बी कॉनली यूनिट। बाहर से देखने पर यह जेल किसी मिलिट्री बेस जैसी लगती है। ऊंची कंक्रीट की दीवारें, कई लेयर्स में फैले कटीले तार, हर दिशा में सर्विलेंस टावर और 24 घंटे हथियारबंद गार्डों की निगरानी। यह जेल मैक्सिमम सिक्योरिटी रेंज में आती है। यहाँ वही कैदी रखे जाते हैं जिनसे समाज को सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। कॉनली यूनिट का नाम इस बात पर सिंबल था कि यहाँ से कोई भाग नहीं सकता। वर्षों से जेल अथॉरिटी, सिक्योरिटी ऑफिसर्स और खुद गार्ड इस बात पर प्राउड करते थे कि यहाँ से कभी कोई सफल भागना नहीं हुआ। लेकिन इसी जेल के भीतर, इसी अभेद्य समझे जाने वाले अरेंजमेंट के बीच एक ऐसा सोच जन्म ले चुका था जो यहाँ से निकलने के लिए डिटरमाइंड है। इन कैदियों का मेन लीडर था जॉर्ज रिवेस मात्र 30 साल का था, लेकिन उसकी जिंदगी क्राइम की इतनी लेयर से भरी हुई थी कि उम्र उसके चेहरे से कहीं ज्यादा उसके रिकॉर्ड में दिखती थी। वह एक हथियार के साथ काम करने वाला क्रिमिनल था, किडनैपर था और सबसे अहम बात, वह भावनाओं में बहकर अपराध करने वाला इंसान नहीं था। उसके अपराध ठंडे दिमाग से सोच समझकर और प्लान बनाकर किए जाते थे। कोर्ट ने उसे टोटल 18 उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसे जोड़ने पर 90 साल बनते थे। यह केवल एक संख्या नहीं थी, यह एक क्लियर मैसेज था, वह कभी आजाद नहीं होगा। शुरुआत में उसने जेल लाइफ को एक्सेप्ट करने की कोशिश की। उसने नियमों का पालन किया, डिसिप्लिन से रहा और खुद को किसी झगड़े में नहीं डाला। वास्तव में ये सब भीतर चल रहे एक अलग प्रोसेस का हिस्सा था। वह जेल को केवल सजा की जगह नहीं मानता, बल्कि एक ऐसा सिस्टम की तरह देखता था जिसे तोड़ा जा सकता है। कॉनली यूनिट के भीतर जीवन एक डिसाइडेड पाथ पर चलता है। कब उठना है, कब खाना है, कब काम करना है और कब वापस जेल में लौटना है। हर चीज तय थी, लेकिन यहीं उसे एक पैटर्न देखने को मिली। कौन सा गार्ड किस समय ज्यादा ढीला रहता है, कौन रूल्स को स्ट्रिक्टली नहीं निभाता, और हर छोटी बात उसके दिमाग में दर्ज होती गई। धीरे धीरे ये विश्वास बनने लगा कि ये यूनिट पूरी तरह इम्प्रिंटेबल नहीं है। रिवास के लिए सबसे बड़ा डर जेल में मरना था। वह यह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उसकी जिंदगी का अंत इन्हीं दीवारों के भीतर होगा। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। जब इंसान से सारी उम्मीदें छीन ली जाती हैं, तब वह या तो टूट जाता है या फिर खतरनाक रूप से फियरलेस बन जाता है। वह निडर होता जा रहा था, लेकिन वह यह भी जानता है कि अकेले भागना संभव नहीं। उसे ऐसे लोगों की जरूरत थी जिसकी सोच उसी की दिशा में हो, जिसकी सजा इतनी लंबी हो कि वे जोखिम से न डरें। अपने आसपास के कैदियों पर नजर डालनी शुरू की। यूनिट में सैकड़ों कैदी थे, लेकिन उसने जानबूझकर उन लोगों को चुना जो जेल के सोशल स्ट्रक्चर के सबसे लोअर रेंज पर थे। ऐसे कैदी जिन्हें न तो अथॉरिटी से कोई छूट मिलती थी, न ही भविष्य में किसी पैरोल की उम्मीद। पैट्रिक मर्फी उन लोगों में से एक था। के आरोप में उसे 50 साल की सजा मिली थी। उसकी बातचीत में हमेशा बिटरनेस रहती थी। वह जानता था कि वह बाहर तभी निकलेगा जब उसकी जवानी खत्म हो चुकी होगी। अगला था जोसेफ गार्सिया। हत्या और बाल शोषण के अपराध में 50 साल की सजा काट रहा था। वह कम बोलता था, लेकिन उसकी चुप्पी में एक गहरी निशान छिपी हुई थी। रैंडी होलप्रन। उसने एक बच्चे को इतनी बेरहमी से पीटा था कि उसकी हड्डी टूट गई थी। 30 साल की सजा भुगत रहा है। वह जानता है कि समाज ने उसे पहले ही राक्षस मान लिया है। अगला लैरी हार्पर, जिसने 6 महीनों में 3 महिलाओं के साथ बलात्कार किया और 50 साल की सजा में था। माइकल रोड्रिगस, जिसने अपनी पत्नी की हत्या की, उम्र कैद की सजा काट रहा है। आखिरी डोनाल्ड न्यूबरी सशस्त्र डकैती के लिए 99 साल की सजा में है। इन 7 को जोड़ने वाली सबसे बड़ी कड़ी थी लंबी सजा और उम्मीद की कमी। रिवास ने उनसे धीरे धीरे संपर्क बनाना शुरू किया। जेल में खुलेआम भागने की बात करना आत्महत्या के समान होता, इसलिए बातचीत छोटे छोटे सेंटेंसेस में होती थी। कभी काम के दौरान, कभी खाने
के लाइन में, कभी सिर्फ इशारों में। उसने सभी कैदियों को समझाया कि यूनिट की ताकत उसके भरोसे में है। गार्डों को यकीन है कि कोई भाग नहीं सकता। यही भरोसा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। प्लान का सबसे क्रिटिकल पार्ट था कहां से भागा जाए। जेल के मेन गेट, सेल ब्लॉक और टावर सबसे मजबूत थे, लेकिन मेंटेनेंस वर्कशॉप एक अकेली दुनिया थी। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी जेल के रेगुलर गार्ड नहीं थे। उनके पास हथियार नहीं होते थे। वे सुरक्षा के सबसे कमजोर हिस्से को संभालने का काम करते थे। महीनों तक इस वर्कशॉप को देखा। कौन सा सुपरवाइजर किस समय आता है, कितने लोग लंच ब्रेक पर जाते हैं, कौन अकेला रहता है, और सबसे बड़ा सवाल, अकेले रहने का मौका। आमतौर पर ऐसा मौका नहीं मिलता, लेकिन दिसंबर का महीना अलग होता है। क्रिसमस के आसपास का माहौल ढीला होता है, स्टाफ व्यस्त होते हैं, कभी कभी रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है। समय तय किया गया 13 दिसंबर का दिन। प्लान है कि दोपहर के समय जब जेल में क्रिसमस पार्टी चल रही हो, तब फर्श पर वैक्स लगाने का बहाना बनाकर वर्कशॉप में रुकने की परमिशन मांगी जाएगी। अगर ये अनुमति मिल जाती तो वहाँ सिर्फ एक सुपरवाइजर होगा। उस एक व्यक्ति पर काबू पाना पूरे प्लान का बेस था। सबसे अहम बात यह थी कि उस पॉइंट के बाद पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। अगर वे पकड़े गए तो उसकी जिंदगी पहले से भी बदतर हो जाएगी। 13 दिसंबर से पहले की रात सातों में से किसी को भी चैन की नींद नहीं आई। डर था, लेकिन उससे बड़ा था आजादी का सपना। सुबह हुई। जेल की दिनचर्या वैसी ही शुरू हुई जैसी हर दिन होती थी। भीतर हर चीज फिक्स रूल्स के अकॉर्डिंग चल रही थी। गार्ड अपनी शिफ्ट बदल रहे थे, कैदी अपने शेड्यूल एक्टिविटीज की ओर बढ़ रहे थे। बाहर से देखने पर कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। कैदी रिवाज सुबह से ही शांत था, उसकी हर हरकत में कंट्रोल था। वह जानता है कि घबराहट इस प्लान का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोपहर के समय जेल के भीतर माहौल थोड़ा बदला हुआ था। क्रिसमस से पहले की एक्टिविटीज के कारण कई स्टाफ डेकोरेशन और इवेंट में व्यस्त थे। सुरक्षा व्यवस्था ढीली नहीं थी, लेकिन उनका ध्यान कई हिस्सों में बटा हुआ था। यही वह समय था जिसका इंतजार किया जा रहा है। जैसा कि योजना बनाई गई थी, सातों कैदियों ने मेंटेनेंस वर्कशॉप में फर्श पर वैक्स लगाने के लिए रुकने की परमिशन मांगी। कार्यशाला में उस समय सिर्फ एक सुपरवाइजर मौजूद था। वह निहत्था था, जानता भी नहीं था कि वह अगले कुछ मिनट में कॉनली यूनिट के इतिहास का बड़ा हिस्सा बनने वाला है। फिर वह मोमेंट आया। एक कैदी ने स्टाफ से बातचीत शुरू की। बातचीत के बीच अचानक स्टाफ को जमीन पर गिरा दिया गया। यह सब कुछ सेकंड में हुआ। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही हालात उसके कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। बार बार पूछता रहा, तुम क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? कैदियों का जवाब सीधा था, हम घर जाना चाहते हैं, हम जेल में मरना नहीं चाहते। उसे साफ शब्दों में वार्निंग दी गई, अगर उसने शोर मचाने की कोशिश की, जिंदा नहीं बचेगा। वह संघर्ष करता रहा, शारीरिक रूप से मजबूत था और आखिरी पल तक खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन संख्या उस पर हावी थी। उसकी वर्दी उतार ली गई, उसे बांध दिया गया और मुंह बंद कर दिया गया। अब वह केवल देख और सुन सकता था और शायद समझ सकता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। कुछ ही मिनटों बाद पहला सिविलियन शॉप सुपरवाइजर अपने लंच ब्रेक से लौटता है। दरवाजा खुलता है। वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसे पकड़ लिया जाता है। वही प्रोसेस दोहराई जाती है, जमीन पर गिराया गया, बांधना और फिर मुंह बंद करना। उसकी आईडी, पैसे और चाबियां ले ली जाती हैं। इसके बाद दूसरा आता है, फिर तीसरा, कभी एक एक करके, कभी 2-3 के ग्रुप में। हर बार वही एक्यूरेसी, वही तेजी। किसी अलार्म का बटन नहीं दबता। हर आने वाला व्यक्ति बिना ये सोचे कि उसके साथ क्या होने वाला है, वर्कशॉप के भीतर इंटर करता है और फिर बाहर नहीं निकलता। कुल मिलाकर 13 स्टाफ वर्कशॉप में आते हैं और सभी को काबू में कर लिया जाता है। एक ही जगह पर बांध दिया गया। उनके मुंह बंद हैं, चेहरे पर डर है, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं जाती। ये सब कुछ उतनी ही आसानी से हो गया जिसकी कल्पना उन्होंने की थी। अब गैंग के पास वर्दियां थी, चाबियां थी और सबसे अहम, किसी को भी शक नहीं था कि भीतर क्या हो रहा है। अब जेल की दीवारों से बाहर निकलने के लिए उन्हें हथियारबंद गार्डों को काबू में करना था। इसके लिए उन्हें बंदूकें चाहिए। सुपरवाइजर की वर्दी पहनकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गैंग ने प्लान के दूसरे फेज में कदम रखा। अगला टारगेट था निगरानी टावर। एक झूठा अलार्म फोन किया। फोन पर आवाज में कोई घबराहट नहीं थी। दूसरी तरफ मौजूद गार्ड को बताया गया कि कुछ सर्विलेंस कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और एक मेंटेनेंस टीम जांच के लिए आ रही है। गार्ड को कोई शक नहीं हुआ। कॉनली यूनिट में ऐसे कॉल्स आना सामान्य था। कैदी रिवास ने मेंटेनेंस सुपरवाइजर का ड्रेस पहना और फिर टावर की ओर बढ़ा। टावर
के भीतर पहुंचकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसकी नजर तुरंत रिवॉल्वर पर गई जो मेज पर रखी थी। उसने गार्ड से पूछा, क्या ये लोडेड है? जवाब मिला, हाँ। अगले ही पल कैदी रिवॉल्वर को अपने हाथ में ले लिया। शांत आवाज में कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चोट पहुंचे, इसलिए मैं जो कहता हूँ वही करो। गार्ड समझ चुका था कि हालात उसके कंट्रोल से बाहर हैं। बंदूक की नोक पर उसे ऑर्डर दिया गया कि गेट खोल दो। उसी समय बाकी कैदी जेल के मेंटेनेंस व्हीकल की ओर बढ़ रहे थे। 4 कैदी वाहन के पिछले हिस्से में छिप गए, 3 आगे की सीट पर बैठ गए। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग था। गाड़ी जेल के मेन गेट के पास पहुंची। गार्ड ने गेट खोला, वाहन आगे बढ़ा। किसी ने रोका नहीं, किसी ने सवाल नहीं किया और कोई अलार्म नहीं बजा। मगर कैदी जानते थे कि ये खुशी ट्रांजिएंट है, असली दौड़ तो अब शुरू होगी। कुछ ही समय बाद जेल अथॉरिटी को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ हो चुका है। अलार्म बजने लगे, गार्ड दौड़ने लगे, यूनिट में अफरा दफरी मच गई, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। 7 कैदी टेक्सास की सड़कों पर दूर निकल चुके थे। कैदियों को यह एहसास था कि उन्होंने असंभव को संभव कर दिया है। टेक्सास की खुली सड़कें जितनी आजाद लग रही थी उतनी ही खतरनाक भी थी। टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस ने तुरंत स्टेट वाइड अलर्ट जारी कर दिया। पब्लिक के लिए वार्निंग इशू की गई। कहा गया कि वे इन कैदियों के पास न जाएं, किसी भी तरह का कांटेक्ट न करें और तुरंत सर्च टीम को सूचना दें। तस्वीरें जारी कर दी गई, उनके अपराधों का जिक्र किया गया ताकि लोग समझ सकें कि ये साधारण भगोड़े नहीं है। इस बीच 7 कैदी पहले से तय प्लान के अनुसार आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने पास के एक शॉपिंग सेंटर तक गाड़ी चलाई। वहां उन्होंने वाहन बदला। यह कदम बेहद सोच समझकर उठाया गया। पता था कि जेल के आसपास की हर सड़क पर नजर रखी जा रही है। वाहन बदलने के बाद कुछ समय के लिए वे सर्च टीम की नजरों से गायब हो गए। पहला टारगेट था सड़क से दूर निकलना। वे लगभग 90 किलोमीटर दूर सैन एंटोनियो की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर वे 2 दिन तक छिपे रहे। 2 दिन बाद उन्होंने ह्यूस्टन की ओर रुख किया। उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे। यहीं से वे अपने पुराने हरकत पर लौट आए। पहली डकैती एक ऑटो सप्लाई स्टोर में की गई। उन्होंने लगभग $10,000 चुराए। ये पैसा उनके जिंदगी की नई शुरुआत का बेस था, लेकिन उन्हें पता है कि केवल पैसे से काम नहीं चलेगा। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट से एक कदम आगे रहना होगा। इसके लिए उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर को निशाना बनाया। यहाँ से इन्होंने पुलिस स्कैनर और वॉकी टॉकी चुराए। अब वे पुलिस की आपसी बातचीत सुन सकते थे। ये उनके लिए एक बड़ा फायदा था। वे जानते थे कि कहाँ तलाशी चल रही है, कौन से इलाके सुरक्षित हैं और कौन से नहीं। क्रिसमस का दिन आया। अधिकांश लोग त्योहार में व्यस्त थे। इसी दिन उन्होंने एक स्पोर्टिंग गुड स्टोर में फोन किया। सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचे रिवॉल्वर निकाल दी गई। कहते हैं ये रॉबरी है, कोई मजाक नहीं। वहां से लगभग $70,000, कई हथियार और बड़ी क्वांटिटी में गोला बारूद लेकर निकले। अब वे सिर्फ फरार कैदी नहीं थे, भारी हथियारों से लैस क्रिमिनल बन चुके थे। यही वह पल था जिसने पूरे मामले को एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंचा दिया। जैसे स्टोर रूम से बाहर निकले उनका सामना ऑफिसर ओवरी हॉकिंस से हुआ। वह अपनी ड्यूटी पर था। शायद उसे पूरी जानकारी नहीं थी कि सामने कौन खड़ा है। कैदी रिवास ने सबसे पहले उसके दाहिने कंधे पर गोली चलाई। उसने चिल्लाकर कहा, हाथ ऊपर उठाओ। इसके बाद जो हुआ वह अकेली हत्या नहीं थी, वह एक मैसेज था। ऑफिसर्स पर गोलियों की बौछार कर दी गई। उसे 11 गोली मारी गई। ये क्रूरता जानबूझकर दिखाई गई थी, जैसे ये बताया जा रहा है कि उनका पीछा करने वालों के लिए कोई दया नहीं होगी। उसकी डेड बॉडी को कार से बाहर निकाला और भागने वाली गाड़ी से कुचल दिया। अगले 2 हफ्तों तक वे बचते रहे। वे लगातार जगह बदलते रहे, लेकिन उन्हें पता था कि टेक्सास में रहना अब संभव नहीं है। सबको यही लग रहा था वे मैक्सिको की ओर भागेंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। उत्तर की ओर 1200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर कोलोराडो की ओर बढ़ गए। रास्ते में इन्होंने और हथियार इकट्ठा किए। जेल से इन्होंने 16 हथियार चुराए थे, लेकिन अब इनके पास हाई राइफलें थी, ऐसे हथियार जो बॉडी आर्मर को भी भेद सकते थे। 1 जनवरी साल 2001 ये वह समय था जब कोलोराडो स्प्रिंग पहुंचे। वहां कोच लाइट आरवी पार्क में शरण ली। उन्होंने खुद को टेक्सास से आए मिशनरी बताया। कहा गया कि वे कैलिफोर्निया गए थे, अब वे वापस लौट रहे हैं। वे पार्क में घुल मिल गए, लेकिन 21 जनवरी को सब कुछ बदल गया। टीवी शो अमेरिकाज मोस्ट वांटेड पर टेक्सास 7 पर एक डिटेल रिपोर्ट ब्रॉडकास्ट हुई। तस्वीरें, नाम, अपराध सब कुछ दिखाया गया। कोच लाइट आरवी पार्क के एक निवासी ने उन्हें पहचान लिया। वह व्यक्ति सदमे में आ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतने नोटेरियस क्रिमिनल उनके आसपास रह रहे हैं। FBI और स्वाट टीम ने इलाके की घेराबंदी शुरू की। सुबह 10 बजे पड़ोसी को
कैदी लैरी हार्पर से मिलने जाना था, लेकिन समय बीतता रहा। 45 मिनट हो गए, कोई बाहर नहीं आया। सिचुएशन स्ट्रेसफुल होती जा रही थी। एक नेगोशिएटर को भेजा गया। उसने कहा वे चारों ओर से घिरे हुए हैं, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। एक कैदी बाहर आया और खुद को सरेंडर कर दिया, लेकिन बाकी अंदर ही रहे। बातचीत चल ही रही थी कि 12:40 पर गोली चलने की आवाज आई। स्वाट टीम ने तुरंत आरवी पर धावा बोला। अंदर लैरी हार्पर जमीन पर पड़ा था। उसने खुद के सीने में गोली मार ली थी। उसके पास में खुली हुई बाइबल थी और अपने परिवार के नाम पर एक अपॉलजी लेटर। उसी समय दूसरी स्वाट टीम ने तुरंत अदर कैदियों को घेर लिया जब वे अपनी कार में बैठने की कोशिश कर रहे थे। एक मारा गया था, 4 पकड़े गए थे, लेकिन 2 अब भी फरार हैं। खोज जारी रही। एक सूचना ने उन्हें भूरे रंग की वैन तक ले गई जो एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में खड़ी थी। यह वही वाहन था जिसका इस्तेमाल भगोड़ों ने किया था। जल्द ही जानकारी मिली कि कोलोराडो स्प्रिंग के एक हॉलीडे होटल में 2 सस्पिशियस लोग छुपे हुए हैं। अंदर से जवाब आया। दोनों कैदी हथियार से लैस थे। धमकी दिए कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे गोली चलाते हुए बाहर आएंगे। उनकी डिमांड थी लोकल टीवी चैनल पर अपनी बात रखने की। बातचीत शुरू हुई। टीवी पर उन्होंने टेक्सास की पीनल सिस्टम की आलोचना की। मैंने अपराध किया है, कर्मों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे बच्चों को इतनी लंबी सजा दे रहे हैं कि उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। अब वे सब तिलचट्टे जैसे पिंजरे में हैं। चीजों में बदलाव होना चाहिए। वहाँ की व्यवस्था में और अधिक पुनर्वास की जरूरत है। मैं कॉलेज नहीं जा सका। अरे भाई, जब आप खुद की मदद नहीं कर सकते, पुनर्वास कहाँ है? डोनाल्ड न्यूबेरी एक विद्रोही था जिसके पास कोई वजह नहीं थी। उसे लगता था टेक्सास राज्य ने उसके साथ अन्याय किया। उसे लगता था उसकी जिंदगी अब ऐसी हो गई है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद दोनों कैदी होटल से बाहर आए, बिना किसी संघर्ष के आत्मसमर्पण कर दिए। ऑफिसर्स ओवरी हॉकिंग की हत्या के लिए बचे हुए 6 को मौत की सजा सुनाई गई। टेक्सास 7 की कहानी ये साबित कर दी कि जब उम्मीद खत्म हो जाती है तो इंसान किस हद तक जा सकता है और उसकी किस्मत कितनी भयानक हो सकती है।